बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। पाकिस्तान की वो जमात जो इस वक्त इक़्तिदार में है, आज उन्होंने ना एक बड़ा अजीब सा नारा लगाया और ये लोग कहते हैं कि मुज़ाकरात करें मगर कहीं इस्तेमाल ना हो जाइएगा। जो लोग इस्तेमाल करते रहे और इस्तेमाल होते रहे, आज पाकिस्तान की अवाम और स्पीकर साहब को ये बात कर रहे हैं कि सरकार मुज़ाकरात करें, इस्तेमाल नहीं होना बल्कि आपने इस्तेमाल करना है। और इमरान खान के पॉलिटिकल कैपिटल को इस्तेमाल करने की ये तैयारी कर रहे हैं। एक दूसरी स्टेटमेंट जो इसी बयान के साथ जुड़ी हुई है ख्वाजा आसिफ की, जो उन्होंने दिया कि मुज़ाकरात ज़रूर करें, वार्निंग दे रहा हूं, इस्तेमाल ना हो जाए। राना सनाउल्लाह ने इसी से जुड़ा एक और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो बयानियां बना रहे हैं, और वो ये कहते हैं कि तीन ताकतें अगर इकट्ठी होकर बैठेंगी तो हम आगे बढ़ सकेंगे। ये सबसे बड़ी दलील है कि नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इमरान खान के मैंडेट को जिस तरह इन्होंने इस्तेमाल करके पाकिस्तान के अंदर हुकूमत बनाई, अब उसी मैंडेट के ऊपर ये आगे चलना चाहते हैं, दौड़ना चाहते हैं, भागना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक ये रेंगने की भी हैसियत नहीं रखते। खान साहब के हवाले से कुछ बातें आज शिबली फराज साहब ने भी की और उन्होंने एक बात दो टोक पाकिस्तान की आवाम को कही है। गो कि मैं शिबली फराज की बहुत सारी बातों से इत्तफाक नहीं करता और जहां पर बहुत सारे रॉन्ग नंबर्स आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नजर आएंगे, मैं इन्हें भी उसी सफ में देखता हूं। लेकिन चूंकि वो खान साहब का पैगाम लेकर आए और खान साहब के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी है आम आदमी तक पहुंचाना कि इमरान खान किसी किस्म की रायत नहीं चाहते। पाकिस्तान की हुकूमत, तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, क्या तमाम धड़े इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इमरान खान को बाहर निकाला जाए? तो इसका जवाब है नहीं। चूंकि इन तमाम लोगों को यह बात मालूम है कि अगर हमने इमरान खान को निकाल दिया तो हमारी बची कुची सियासत का क्या बनेगा, और वो लोग जो हमेशा गैर सियासी होने का नारा लगाते हैं, उनकी सियासत दुनिया के सामने खुलकर आ जाएगी। गो कि अब इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अगर इमरान खान को रिहा किया गया तो यकीनन इन लोगों के अंदर जाने का वक्त हो जाएगा। आज ख्वाजा साद रफीक की अगर आप तकरीर सुने ना, तो उन्होंने शहबाज हुकूमत के हवाले से और इसके साथ साथ जो आर्मी चीफ पैगाम देते रहे, इस हवाले से उन्होंने कुछ बातें कही हैं। ख्वाजा साद रफीक साहब ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ मुज़ाकरात की दावत देते तो बदतमीजी की जाती। समझ नहीं आती कि पिछले 15 दिन में कौन सा तावीज़ निकल आया कि मुज़ाकरात हो रही है। ख्वाजा आसिफ ने बात कही और फिर ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि इमरान खान ने कभी इन लोगों के साथ वफा नहीं की जो सारी जिंदगी साथ चले। ये पहला सियासतदान है जो अमरीका की मिन्नत तल्ले कर रहा है कि मुझे बचाओ। व्यूअर्स, अगर ये बात अमरीका या किसी महज़िब माशरे के अंदर जहां पर इंसाफ और कानून आपको नजर आएगा, ये लोग ये बात करते तो अभी तक इनके ऊपर दर्जनों डेफेमेशन के केसेस हो जाते। क्योंकि इमरान खान की कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड पर ऐसी मौजूद नहीं है जिसमें उन्होंने अमेरिका से मदद मांगी हो। जब रिचर्ड ग्रेनल का ये मामला हुआ और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप साहब जीत गए, तो इमरान खान ने उस वक्त भी ये कहा था कि एक तो हम मुबारकबाद देते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर हम कभी नहीं चाहेंगे कि अमेरिका किसी किस्म की भी मुदाखलत करे। हमारे जैसे दोस्त, आप जैसे सुनने वाले, और पाकिस्तान और अमेरिका और दुनिया में जहां जहां भी लोग मौजूद हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की जीत को पाकिस्तान की तारीख के तराजू में देखा। पाकिस्तान के अंदर जो सरबराह मुमलिकत थे, जो बाहर बैठे होते हैं, तो जब इनकी दोस्तियां, यारियां व्हाइट हाउस में जितने भी सदूर गुजरे उनके साथ परवान चढ़ती हैं या फिर मफादात की जंग, इनकी सांझी जंग बन जाए, तो फिर हमने फोन आते हुए भी देखे। हम चूंकि उस पर्सपेक्टिव में ये तमाम सिनेरियो को देख रहे थे, तो हम तो कहते रहे कि ये तारीख है। और याद रखें, अमेरिका बतौर रियासत पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अमेरिका जिस तरह से देखता आया वैसे ही देखेगा। उन्हें अपनी कौम के जो मफादात हैं वो ज्यादा अजीज हैं, लेकिन इमरान खान के मामले में डोनाल्ड ट्रंप बतौर दोस्त इमरान खान की रिहाई को देख रहे हैं। तो खान साहब ने कभी भी अमेरिका से मदद नहीं मांगी, कभी ये नहीं कहा कि मुझे बचाओ या मुझे यहां से बाहर निकालो। गो के इमरान खान के पास एक नहीं कई मौके मौजूद थे इन पिछले 3 वर्षों में, जब वो पाकिस्तान के अंदर अपनी हुकूमत जो है कायम कर सकते थे।
मैं आपके सामने मुतादिद दफा कह चुका हूं, आज दोबारा कहता हूं कि इमरान खान के पास बेहतरीन मौका था 8 फरवरी वाले दिन हुकूमत बनाते और इस तमाम ये जो डबल सेंचुरी हो चुकी है मुकदमात की, इसे जान छुड़ाते और बहुत सारे लोगों की जिंदगी भी आसान हो जाती। लेकिन इमरान खान रूल ऑफ लॉ पे चलते हुए अपने केसेस को पाकिस्तान की अदालतों से खत्म करवाने के लिए इस वक्त आपको मैदान में नजर आएंगे। तो ये जो बात की जा रही है कि जनाब इमरान खान अपने केसेस को खत्म करवाना चाहते हैं और जो शिबली फराज ने कही बात कि रायत मांग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर एक और बात उन्होंने कही कि 2-2.5 साल तक सिर्फ यही कहा कि हम सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से ही मुज़ाकरात करेंगे, जब कोई ताकत की पोजीशन से मुज़ाकरात करे तो उसकी संजीदगी पर शुबा नहीं किया जा सकता, लेकिन जब कोई कमजोर हो, मार खा रहा हो, तो इससे मुज़ाकरात को जरूर देखना चाहिए। गुज़श्ता 2 वर्ष तकरार की गई कि हुकूमत की मुज़ाकरात करने की औकात नहीं। सर, आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कहते हैं कि इनसे मुज़ाकरात करो। अगर इमरान खान को इजाजत दे दी जाए कि वो पाकिस्तान की अवाम से खिताब करें, तो पहला जुमला ये होगा कि ये हुकूमत पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर खड़ी है और जिस दिन इस्टेब्लिशमेंट ने इनका हाथ और अपनी सपोर्ट खत्म कर दी तो ये गिर जाएगी। ये 2 मिनट भी हुकूमत नहीं निकाल सकती। अपना जो टेन्योर 5 साल पूरा करने की ख्वाब देख रही है। आज भी ये लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर आपको बाहर इस वक्त नजर आ रहे हैं, ये इन लोगों का नारा था कि तहरीक इंसाफ को हुकूमत से बैठकर बात करनी चाहिए। आप देख लीजिएगा 1 महीने के अंदर, 1.5 महीने में, 2 महीने में इन मुज़ाकरात का बिल आखिर ड्रॉप सीन होना है, क्योंकि दोनों तरफ से बयानात आपको इस तरह के नजर आएंगे। एक लड़ाई करना चाहते हैं और दूसरा जो है वो इमरान खान की जो मुतालबात हैं उसको तोड़ मरोड़ कर कभी माइनस करते हैं, कभी प्लस करते हैं। इमरान खान बुलाकर जब इनको झाड़ पिलाते हैं तो फिर जाकर प्लस कर दिया जाता है। तो यही इस वक्त तमाशा पाकिस्तान के अंदर लगा हुआ है। राणा साहब इस मौके पर क्या कह रहे थे जी कि नवाज शरीफ, इमरान खान और आसिफ जरदारी मुज़ाकरात के लिए बैठ जाए तो मसाइल हल हो जाएंगे। मैंने इससे पहले भी आपको कहा कि ये एक तलाश में है और ये पॉलिटिकल कैपिटल की तलाश है जिसे हासिल करने की ये कोशिश कर रहे हैं। फिर एक और बात उन्होंने कही कि अगर अपना सच मुझसे मनवाना चाहते हैं तो मेरा सच भी आपको तस्लीम करना होगा। सर, सच वो होता है जो सच हो। झूठ को अगर सच बनाकर पेश किया जाएगा तो उसे सिर्फ मानने से उसकी अहमियत उजागर नहीं हो जाती या वो सच नहीं बन जाता। पाकिस्तान की अवाम ने 8 फरवरी को इमरान खान को मैंडेट दिया, ये है वो सच। आप हारे, आप पाकिस्तान के अंदर कुछ ताकतों और कुछ घरों की नुमाइंदगी करते हैं, कुछ लोगों की मौजूदगी में, गैर मौजूदगी में उनकी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं अपने जुमलों से, अपनी गुफ्तगू से, अपने बयानात से, और एक प्रॉक्सी किस्म के मुशीर बनकर आप इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आपको पाकिस्तान की अवाम ने रद्द किया, आपको 8 फरवरी को आप अपने अंजाम तक पहुंच चुके। तो सरकार, जो सच है इसको मानने की आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। 8 फरवरी का सच आप कभी तस्लीम नहीं करेंगे। और फिर इन्होंने जो इसके साथ एक बात और नथी की ना कि अगर 2018 में, अगर 2024 में धांधली हुई तो ये भी तस्लीम करेंगे 2018 के अंदर जो है वो धांधला हुआ। आप उन ताकतों को पकड़ें जिनके बारे में ख्वाजा साद रफीक साहब ने जो बातें कही वो बड़ी अहम थी। और वो क्या कहते हैं कि पाकिस्तान रिमोट कंट्रोल जमहूरियत से आगे नहीं चल सकता। सर, ये रिमोट कंट्रोल है कौन सा, ये भी बता दें, और किसके हाथ में है। अगर ख्वाजा साद रफीक इतनी हिम्मत करता है रोस्टम पे खड़े होकर ये हमारा भाई, तो इतनी हिम्मत ये भी करे कि उन ताकतों का नाम बताए। पाकिस्तान के अंदर रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है और रिमोट कंट्रोल कौन रोजाना उठाता है और वहां से किस किस्म की कमांड दी जाती है। इस रिमोट कंट्रोल के अंदर से जो बैटरी है वो कब खत्म होगी ये भी कौम को बताएं, और रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है और दिन में कितनी दफा इस रिमोट कंट्रोल को चलाकर किस किस को कंट्रोल किया जाता है ये भी कौम को बताते हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के बुरानों की वजह से 3 तरह के रिमोट कंट्रोल हैं। जमहूरियत, फौजी कंट्रोल। चले इतना तो मान लिया कि फौज पाकिस्तान के अंदर सियासत को कंट्रोल कर रही है, लेकिन हमें तो तर्जुमान यही कहते हैं कि भाई हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है और हम सियासी नहीं है। सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तुसी पाकिस्तान के सियासतदानों के ऊपर और कहते हैं कि हमारा पाकिस्तान में सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। सियासतदान जब बादशाह बन जाए, मैंने सर महल देखे हैं इस मुल्क के अंदर, पाकिस्तान की अवाम भी इन महलों को देखती है। कराची में लोग एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। कभी किसी ने पूछा कि बिलावल हाउस के अंदर कितने वाटर टैंकर्स जाते हैं और वहां पर पानी का किस किस्म का इंतजाम है। व्यूअर्स, अगर आप खबर लेना इनके, कभी इनके घरों के अंदर जाकर चेक किया जाए तो यकीनन मुझे इस बात पर यकीन है कि ये अपने बाथरूम्स के अंदर भी मिनरल वाटर इस्तेमाल करते होंगे।
कराची के अंदर बिलावल हाउस है, इनके घरों के अंदर पानी वाफर आपको मिलेगा, लेकिन अगर पानी नहीं है, एक ऐसा शहर जो पानी के किनारे है और वो इस वक्त पानी की बूंद बूंद से तरस रहा है, कभी किसी ने इन मसाइल को एड्रेस किया? पाकिस्तान के अंदर खासतौर पे कराची जो शहर है ना हमारा, इसका पूरे का पूरा लेआउट बदल कर रह गया है, और जो शहर कभी रोशनियों का शहर होता था अब गंदगी का ढेर बन चुका है। और किसका जी इसके अंदर जिम्मा बनता है? अगर आप पीपल्स पार्टी से पूछें तो वो कहेंगे एमक्यूएम, और एमक्यूएम से पूछा जाए और इन तमाम जमातों से पूछें तो सारे का सारा मुद्दा इमरान खान पर डाल दिया जाएगा। ख्वाजा साद रफीक ने यह भी कहा कि बादशाह बन जाएं, तो ये महल है ना जी, एक है बिलावल हाउस महल, जाती उम्रा महल, और कभी आपका दिल करता है तो आप मरी भी चले जाते हैं। जिस तरह मुगलिया दौर के अंदर होता था ना कि गर्मी की छुट्टियां गुजारने के लिए सेहत अफजा मकामात की तरफ बादशाह सलामत जो रुख करते, तो पाकिस्तान इनकी जागीर है। पाकिस्तान एक शिकारगाह है जहां पे इनके महलात नजर आएंगे और अवाम आपको पानी की बूंद के लिए तरसती हुई नजर आएगी, रोटी के लिए तरसती हुई नजर आएगी। और हमारे बच्चे मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन इनके बच्चों की शादियों की खबर भी जो है वो पाकिस्तान के मीडिया पर एक नेशनल डे के तौर पर आपको मनाते हुए लोग जो है वो नजर आएंगे। फिर उन्होंने एक और बात भी कही कि तीसरा, जब जज चैम्बर या घर में फैसला करे और कौन जेल जाएगा और कौन अगला हुक्मरान बनेगा। देखिए ये तो आज की रीत तो नहीं है। इस मुल्क के अंदर तख्तेदार पर जुल्फकार अली भुट्टो को लटका दिया गया तो उस वक्त कितने लोग चैम्बर में गए, और आज वही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने माजी के जजेस ने जिन्होंने फैसला दिया उस फैसले को कलदम एक तरह से करार देती है, लेकिन सजा नहीं देती। अगर किसी में हिम्मत होती तो देते जनरल जिया को सजा, और पता लगता पाकिस्तान की आवाम को कि जो लोग कब्रों में चले जाते हैं ये एहतसाब वहां पर भी होता है। एक एहतसाब अल्लाह ने करना है, लेकिन दुनिया में रहते हुए भी इन लोगों का एहतसाब जरूर होगा। लेकिन किसी वक्त के काजी में यह हिम्मत नहीं थी कि वो ऐसी सजा सुनाता। हाँ, सजा जरूर सुनाई गई, इस निजाम को सजा सुनाई गई कि हाँ जी निजाम गलत था, जज गलत थे, लेकिन किसी जज को बुलाकर यह नहीं पूछा गया कि तुमने किसके कहने पर यह फांसी की सजा सुनाई और फिर अपने कलम को हमेशा के लिए तोड़ दिया। फिर ख्वाजा साहब ये भी कहते हैं कि कोई कहता है कि मुल्क हमारी मर्जी से चलेगा, मुझे इमरान खान ने नहीं बल्कि बाजवा और साकिब निसार ने जेल में डाला। चलें इतना तो हम मान लिया कि जनरल बाजवा थे जिन्होंने राना सनाउल्लाह पर केसेस बनाए, और आपका तो कन्फ्रंटेशन भी हो चुकी है, रास्ते से गुजर रहे थे, बाजवा साहब सामने नजर आए, राना सनाउल्लाह की बहस हो गई कि आपने ये क्या किया, और फिर उन्होंने आगे से जवाब दिया और फिर इनकी सुलह जो है करवाई जाती है। तो यही वो जुमला है जो राना सनाउल्लाह भी आपको अदा करते हुए नजर आएंगे, और फिर ये राज वो है जो आज ख्वाजा साद रफीक ने भी कौम के सामने रख दिया। लेकिन मसला सर यहां पर यह है कि अगर जनरल फैज हमीद का ट्रायल हो रहा है और आप जैसे कई बेगुनाह जेलों में डाले गए, जमहूरियत पर शब-खून मारा गया, पाकिस्तान की चलती हुई हुकूमत को तोड़ा गया, गिराया गया, और बाइडेन के कहने पर पाकिस्तान के अंदर एक हुकूमत को गिरा दिया जाता है, तो फिर जनरल बाजवा का एहतसाब क्यों नहीं किया जाता? और क्यों लोग उसके नाम लेने से भी और तनकीद करने से डरते हैं? जहां पर जर्नैलों और जजों की और फिर बादशाह सलामत की बात हो रही है, और उन्होंने ये जुमला बहुत ही खूबसूरत था, और यकीनन जहां पर हम इतनी ख्वाजा साद पर तनकीद कर रहे हैं वहां पे हमें उन्हें क्रेडिट भी देना चाहिए कि सियासतदान रगड़ा खाता है और फौज का साबिक सरबरा सारा कुछ करने के बाद आराम से जाकर गोल्फ खेलता है। तो बहुत ही अहम अक्कासी की है एक तल्ख हकीकत की ख्वाजा साद रफीक ने अपने इस जुमले के अंदर। फिर असद कैसर साहब जी वो आए और उन्होंने कहा कि शिबली फराज के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कि उन्होंने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में आर्मी चीफ ने मुज़ाकरात का कहा। 5 जुलाई 2022 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं थी, उस वक्त हुकूमत ने कहा था कि हमारे मुज़ाकरात टीटीपी के साथ चल रहे हैं, हम चाहते हैं कि मुज़ाकरात में 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से भी बातचीत हो। हमारी मुज़ाकराती टीम की अव्वलीन तरजीह है कि इन वाक़यात में जुडिशल कमीशन बने। उमर अयूब साहब जी मिलिट्री कोर्ट्स के मामले पर आए मैदान में, उन्होंने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स में जो जुडिशल अफसर होता है, अच्छा ये जो मामला है ना तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से, कुछ अखबारात की कटिंग्स मैंने इकट्ठी की, ये मैं आपको दिखाता भी हूँ कि असल में ये मामला क्या है। मिलिट्री कोर्ट्स में जो जुडिशल अफसर होता है इसको बस एक सफ़ा दे दिया जाता है जो पढ़कर सुना देता है। हसन न्याजी समेत बाकी सब असीरों के खिलाफ सजाएं हाई कोर्ट से कलदम हो जाएंगी, और 26 नवंबर को कहा गया कि हम डी चौक 5 मिनट में क्लियर कर देंगे,
اور پھر امریکی اور برطانوی اسلحے کے ساتھ ڈی چوک کو کلیئر کر دیا گیا۔ بہت ساری ویڈیوز ایسی موجود ہیں جو کل نہیں مانا گیا کہ کسی کی طرف سے کہ جناب آتشی اسلحہ نہیں تھا، تو جو سنائپر بلڈنگز کے اوپر موجود تھے وہ اسلحہ کس کا ہے، جن کو پکڑا گیا وہ لوگ کون تھے، اور جو انٹرنیشنل میڈیا ویڈیوز دکھا رہا ہے یہ لوگ کون ہیں۔ پھر عمر ایوب صاحب ہیں، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس روز اسٹیٹ لائف بلڈنگ کے اوپر سے فائرنگ کی گئی اور چلنے والی گولی کی سپیڈ 2400 میٹر فی سیکنڈ اور رینج 1 کلومیٹر تھی۔ ہمارے حلقے میں عمران عباسی نامی کارکن کو کندھے پر گولی لگی اور پیٹ سے نکلی۔ اسد قیصر نے جی یہ جو مذاکرات والا معاملہ ہے اس کے اوپر کافی ڈیٹیل میں گفتگو کی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ افغانستان کے معاملے پر تمام جماعتوں سے مشاورت کے بعد آپ کو ایک حکمت عملی اپنانی چاہیے، اور اس وقت تو ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت پارٹی کو دیوار سے لگا دیا گیا ہے۔ ٹی ٹی اے کے بارے میں عمر ایوب نے کہا کہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات کے لیے جنرل باجوہ نے کہا، اور ہر مسئلے کا حل مذاکرات ہے۔ یہ اس وقت حکومت پاکستان تحریک انصاف کا فیصلہ نہیں تھا، ماضی کا وہ حوالہ دے رہے ہیں۔ اس حوالے سے کچھ حقائق بھی میں ویورز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر سے جب سوال کیا گیا، یہ حامد میر صاحب نے بھی اس کے اوپر ایک تفصیل سے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ڈی جی آئی ایس پی آر سے سوال کیا گیا کہ عمران خان کی حکومت تو اپریل 2022 میں ختم ہو گئی تھی، مئی 2022 میں کور کمانڈر پشاور جنرل فیض کس کے حکم سے کابل گئے؟ انہوں نے ٹی ٹی پی سے مذاکرات کس کے کہنے پر کیے؟ ٹی ٹی پی نے مئی 2022 میں سیز فائر کیا، اور یہ سیز فائر ستمبر 2022 تک قائم رہا۔ اب حقیقت کیا جی؟ مئی کے تیسرے ہفتے میں جنرل فیض کی سربراہی میں ایک وفد کابل مذاکرات کے لیے کیا، تو اس وقت شہباز شریف کی حکومت تھی اور شہباز شریف وزیر اعظم تھے۔ 11 اپریل کو شہباز شریف وزیر اعظم بنے اور 10 اپریل کو عمران خان کو عدم اعتماد کے ذریعے نکال دیا گیا، اور یہ اخبارات کے اندر یہ آپ اسے جا کے خود بھی سرچ کر سکتے ہیں کہ جس وقت کا حوالہ دیا جا رہا ہے ایک شخص کی پالیسی جسے عمران خان آپ نام نہیں لے سکے، کہہ دیتے ہیں نا کہ عمران خان کی پالیسی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ اچھا، یہ نام پتہ کیوں نہیں لیتے؟ چاہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر ہوں یا پاکستان میں کوئی اور لوگ ہوں، انہیں پتہ ہے کہ اگر ہم نے نام لیا تو ہمیں کہا جائے گا کہ دیکھو سیاست میں یہ مداخلت کر رہے ہیں، تو سر یہ نام نہ لینا بھی اصل میں مداخلت ہے، اور عمران خان کا نام نہ لے کر بھی آپ ایک طرح سے اور جو باتیں کرتے ہیں یہ سیاست میں پوری طرح مداخلت ہے، اور جو مرضی آپ کہیں یہ آپ کی مداخلت اسی طرح پاکستان میں 77 برسوں میں ہمیں نظر آئی اور اسی طرح ہمیں نظر آئے گی۔ جو بات آج کہہ رہے ہیں نا کہ 3 طاقتیں اکٹھی ہو جائیں، اپنا پولیٹیکل کیپٹل کچھ ہمارے ساتھ بھی بانٹیں گے، جو علی بابا 40 چور ہیں سیاستدانوں کی صفوں میں آپ کو نظر آئیں گے، وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم مل کر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو نیچا دکھائیں، نہیں تو پھر ہم ریموٹ کنٹرول بنے رہیں گے، اور اگلے 77 برس بھی آپ کو یہی کہانی سننے کو ملے گی، صرف کردار بدلیں گے، یہی خاندان ہوگے، اور انہی خاندانوں میں سے نئے نئے کردار آپ کو اسی سکرپٹ کے اوپر دوبارہ ایکٹنگ کرتے ہوئے جو وہ نظر آئیں گے۔ آج بلاول زرداری صاحب کی جی کچھ تنقید ہے، اور انہوں نے حکومت کے حوالے سے کچھ باتیں کہی کہ حکومت کو یک طرفہ فیصلے کرنے کا مینڈیٹ حاصل نہیں ہے، حکومت کسی بھی یک طرفہ فیصلے پر عمل درآمد کرنے کی پوزیشن میں نہیں، مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کے ساتھ کیے گئے وعدے پر عمل درآمد کرے۔ انہوں نے باقی بھی معاہدوں کی بات کی، چونکہ یہ چاہتے یہ تھے کہ چاروں صوبوں کے جو ترقیاتی فنڈز ہیں وہ مل کر طے کیے جائیں، جس کے اوپر حکومت نہیں مانی۔ یعنی جسٹ امیجن کریں کہ پنجاب کا ترقیاتی فنڈ جاتی عمرہ میں نہیں بنے گا بلکہ بلاول ہاؤس میں بنے، اور کیا یہ مریم اسے قبول کریں گی؟ کبھی بھی نہیں کریں گی۔ نواز شریف کیا قبول کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ تو اسی لیے ان کے درمیان اختلافات آپ کو نظر آئیں گے۔ اچھا ویورز، یہ بلاول زرداری صاحب جو تنقید کرتے ہیں نا، اگر آپ ذرا غور کریں ان کے کچھ جو حالیہ بیانات ہیں، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم حکومت چھوڑ کے چلے جائیں گے، یہ پڑی آپ کی حکومت اور ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے اور آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئے گی، کبھی انہوں نے یہ بات نہیں کی۔ یہ آپ کو چھوٹی چھوٹی دھمکیاں دیتے ہوئے نظر آئیں گے کہ اچھا یک طرفہ فیصلے آپ نہیں کر سکتے، 2/3 اکثریت آپ کے پاس نہیں ہے، ہماری وجہ سے آپ 2/3 اکثریت لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ نے جو ہمارے سے وعدے کیے وعدے کریں تو پورے کریں۔ آپ کو ایسی سٹیٹمنٹس آپ کو دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تنقید کس پر کرتے ہیں؟ انٹرنیٹ کے اوپر۔ ان کو پتہ ہے نا کہ انٹرنیٹ پہ جتنی مرضی تنقید کریں، انہوں نے ایریاز وہ جان بوجھ کر یہ ان ایریاز پر تنقید کرتے ہیں جہاں پر تنقید جتنی مرضی کی جائے، چونکہ یہ پبلک پلس ہے نا جی، عوام کی طرف سے یہی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ انٹرنیٹ کو ٹھیک کرو، اکانومی بیٹھ گئی ہے،
پاکستان کے اندر جو انٹرنیٹ بند ہونے سے ہمارے بچے روزگار جنہوں نے خود کریٹ کیا تھا، جو سیلف امپلائڈ تھے، آج وہ بے روزگار ہو رہے ہیں. لوگوں نے اپنے گھروں سے جو کام شروع کیا وہ کام ختم ہوتا جا رہا ہے. آن لائن بزنسز تباہ ہو رہے ہیں، آن لائن فری لانسنگ تباہ ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ عوام چونکہ یہ بات کر رہی ہے لہٰذا ہم بھی یہ بات کریں گے تاکہ عوام کی نظر میں ہم اچھے ہو جائیں. تو انہوں نے جان بوجھ کر وہ ایریاز سلیکٹ کیے جہاں پر انہیں تنقید کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور ان کی چاندی چاندی ہے. آج انہوں نے کہا جی کہ یہ عجیب معاملہ ہے کہ تار بھی ہمیشہ پاکستان کی کٹتی ہے. انٹرنیٹ کی سست رفتار کے اوپر آپ کو یہ گائے بگائے جو بلاول زرداری صاحب ہیں وہ آپ کو تنقید کرتے ہوئے جو ہیں وہ نظر آئیں گے. ورز یہ آج کی ہماری نشست تھی. اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اپنا خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.